हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन के सीरीज में आज हमारा 32 सेट नंबर 32 है। इससे पहले 31 सेट ऑलरेडी हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग से निवेदन है कि हमारे प्लेलिस्ट में या फिर चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। और यह वीडियो जो है स्पेशली UPPCL जो TG2 है एग्ज़ाम, DMRC है, LMRC, बार्क, ALP, CBT2 यानी सभी एग्ज़ाम के लिए यह जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम आपका है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। तो आज हम स्पेशली टॉप 15 यानी 15 क्वेश्चन जो लिए हैं वह अल्टरनेटर से लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इसमें पहला है, एक समुन्नत पोल पर्यावर्तक यानी सैलिएंट पोल अल्टरनेटर को इसके ... व्यास और ... अक्षीय लंबाई से पहचाना जाता है। तो देखिए, जो आपका अल्टरनेटर में जो रोटर होता है तो यह दो प्रकार का होता है। एक सैलिएंट पोल रोटर होता है और एक सिलेंड्रिकल पोल रोटर होता है। ठीक है, तो सैलिएंट का क्या गुण होता है? सैलिएंट में एक्सियल लंबाई कम होता है। ठीक है, इसका व्यास ज़्यादा होता है सैलिएंट पोल का, और पोल की संख्या भी ज़्यादा होती है, और इसका स्पीड की बात करें तो कम होता है। ठीक है, सैलिएंट पोल में। और बात करें सिलेंड्रिकल में, तो सिलेंड्रिकल में जो है एक्सियल लंबाई ज़्यादा होता है और व्यास जो होता है कम होता है। वहीं बात करें पोल की संख्या भी इसमें कम होती है, तो पोल की संख्या कम होगी तो स्पीड इसमें ज़्यादा होती है। तो बात करें सिलेंड्रिकल जो है, सिलेंड्रिकल को हम बेलनाकार रोटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग टर्बो अल्टरनेटर या थर्मल पावर स्टेशन जनरेशन में प्रयोग करते हैं। वहीं जो सैलिएंट पोल रोटर होता है इसका प्रयोग हाइड्रो पावर प्लांट में किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है सैलिएंट पोल रोटर का क्या होना चाहिए, तो इसका जो व्यास होता है वह दीर्घ होता है, ज़्यादा होता है, और एक्सियल लंबाई कम होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सियल लंबाई ज़्यादा होता है, व्यास ज़्यादा होता है और एक्सियल लंबाई कम होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वायु प्रतिशत पर्यावर्तक मतलब एयर कूल्ड अल्टरनेटर की तुलना में हाइड्रोजन शीतलन प्रत्यावर्तक हाइड्रोजन कूल्ड अल्टरनेटर होता है ... सस्ता होता है, अधिक सौर उत्पन्न करता है, उच्च कोरोना प्रभाव करता है, की दक्षता उच्च होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, की दक्षता उच्च होती है। यानी कि एयर कूल्ड अल्टरनेटर की तुलना में जो हाइड्रोजन कूलिंग होती है, तो हाइड्रोजन कूलिंग की जो दक्षता होती है वह उच्च होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, एक प्रत्यावर्तक की क्षमता ... में निर्दिष्ट होती है। तो दोस्तों, जो अल्टरनेटर होता है तो अल्टरनेटर की जो क्षमता होती है वह मेनली kVA में होते हैं। छोटे अल्टरनेटर के लिए kVA में, और जो बड़ा अल्टरनेटर है MVA में होता है। इसका जो निर्दिष्ट होता है क्षमता से उसे दिखाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे जो ट्रांसफार्मर का भी रेटिंग होता है kVA या MVA में होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें cos फाई पाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न EMF के चक्रों की संख्या निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो प्रत्यावर्तक में EMF जो होता है उसी चक्रों की संख्या किस पर निर्भर करेगी? अवमंदन वाइंडिंग के फेरों की संख्या पे, ध्रुव की संख्या पे, वाइंडिंग के फेरों की संख्या पे, या कलाओं की संख्या पे। तो दोस्तों, मेनली जो अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न EMF के चक्रों की जो संख्या होती है वह ध्रुवों पे निर्भर करती है। देखिए NS बराबर होता है ना 120 F/P, तो NS व्युत्क्रमानुपाती P होता है, तो ध्रुवों की संख्या पे यह निर्भर करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, अल्टरनेटर में एक्साइटर का क्या प्रदान करता है? मतलब अल्टरनेटर में जो एक्साइटर होता है, तो हम जानते हैं जो अल्टरनेटर होता है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसे बाहर से क्या किया जाता है, उसे एक्साइट किया जाता है।
ठीक है। तो इसका पहला दे दिया स्टेटर वाइंडिंग को एसी देता है, नहीं स्टेटर वाइंडिंग को डीसी, नहीं उत्तेजन वाइंडिंग को एसी, उत्तेजक वाइंडिंग को डीसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो उत्तेजक वाइंडिंग होता है उसको डीसी प्रदान किया जाता है। तो अल्टरनेटर में उत्तेजक रोटर पर की गई, ठीक है, रोटर पर की गई उत्तेजन वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग को 220 वोल्ट डीसी शंट या कंपाउंड जनरेशन प्रदान किया जाता है, ठीक है। और अल्टरनेटर को हम डबली एक्साइटेड मशीन भी कहते हैं, ये भी आप याद रख लेंगे। जो अल्टरनेटर होता है उसे डबली एक्साइटेड मशीन भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, 4 पोल 1800 आरपीएम अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होगी। तो निकाल लेंगे NS बराबर 120 F/P। तो आवृत्ति पूछ रहा है, या F बराबर NS इंटू P बटा 120। तो NS का मान कितना है 1800 दे दिया है, P का मान 4 है, बटा के 120 हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4 3 12, 3 6 18, ठीक है। तो आ जाएगा आपका कितना 60 हर्ट्स आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इजीली से आप निकाल सकते हैं इसे NS बराबर 120 F/P के फार्मूले पे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 60 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर फील्ड को एक डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है। सही बात है, जो समांतर एक होता है, डॉट 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 होता है। तो दोस्तों यह डीसी शंट या कंपाउंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डीसी शंट एंड कंपाउंड जनरेटर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक अल्टरनेटर के कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताम्र हानि को कम करने के लिए, शैथिल को, भंवर धारा को, और भंवर धारा हानियों को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि जो भंवर धारियाँ होती हैं, ईडी करंट होती है, इसको कम करने के लिए अल्टरनेटर को लेमिनेट किया जाता है। तो यही नहीं दोस्तों, किसी भी वाइंडिंग में हम लेमिनेट करते हैं तो उसमें से एडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है, एसी में, इतना ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो भंवर धारा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, WE बराबर के WKE बराबर B मैक्स स्क्वायर F2T2 भी। तो ये होता है आपका, ठीक है। तो इसमें भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए लेमिनेट किया जाता है कोर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो जल विद्युत संयंत्र है, तो जल विद्युत संयंत्र में कैसा करेंगे, सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वही जल विद्युत के जगह अगर कहता पावर ये थर्मल पावर प्लांट के लिए, तो आपका थर्मल पावर प्लांट में बेलनाकार रोटर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जल विद्युत संयंत्र बोल रहा है तो इसके में सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, दो प्रत्यावर्तक के समांतर प्रचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है। तो दोनों अल्टरनेटर के बराबर आउटपुट करंट सप्लाई देनी चाहिए, नहीं। दूसरा है, दोनों अल्टरनेटरों के प्रत्येक फेज में वोल्टेज बस बार के संगत फेज के वोल्टेज से 2 गुना होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है, दोनों अल्टरनेटरों की आवृत्ति बस बार आवृत्ति के समान होनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है बस बार फ्रीक्वेंसी के समान हो जानी चाहिए। और चौथा भी रेटिंग समान ये निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अल्टरनेटर प्रचालन के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक प्रेरण जनरेटर के कार्य में स्लिप हमेशा होती है। तो इन इंडक्शन जनरेटर ऑपरेशन द स्लिप ऑलवेज नेगेटिव होती है, ठीक है, नेगेटिव होती है। तो हम जानते हैं जब इंडक्शन मोटर जो होती है वह सिंक्रोनस गति से ज़्यादा हो जाती है, तो जो प्रेरण मोटर होता है वह जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है, यानी NR ग्रेटर देन NS, ठीक है। रोटर हो जाता है स्टेटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वह सिंक्रोनस प्रेरण जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है। तो इसका जो स्लिप होता है हमेशा निगेटिव हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब प्रत्यावर्तक की गति बढ़ती है तब आवृत्ति
तो निकाल लेंगे NS समानुपाती F होता है और NS व्युत्क्रमानुपाती P होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि जब प्रत्यावर्तक की गति बढ़ती है तब आवृत्ति, तो आवृत्ति भी बढ़ जाती है, ठीक है। और राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही पूछता पोल क्या होगा, यानी आपका ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव घट जाएगा क्योंकि NS व्युत्क्रमानुपाती P होता है, ठीक है। इस कंडीशन में पोल में घट जाएगा, लेकिन यहाँ आवृत्ति जो होता है NS के समानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी सिंक्रोनस तुल्यकारी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब मशीन रन्स एट लाइट लोड, दूसरा लोड पावर फैक्टर इज लैगिंग, तीसरा है लोड पावर फैक्टर इज यूनिटी, चौथा है हमारा लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग। तो दोस्तों जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वह मशीन का जितना कम होगा वह उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। किसी मशीन का जो वोल्टेज रेगुलेशन है जितना कम होता है तो वह अच्छा होता है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक में होता है तो वह और भी अच्छा होता है। तो इसका जो होता है प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला होता है V नो लोड माइनस V फुल लोड बटा V फुल लोड होता है। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग, है ना। तो इसमें भी होता है जैसे लोड पावर फैक्टर अगर लीडिंग रहेगा तो यह जो है वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक में हो सकता है, ठीक है। अगर लैगिंग रहेगा तो फिर बढ़ जाएगा, तो उसमें ऋणात्मक नहीं बिल्कुल धनात्मक में हो जाएगा। अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक में होता है तो यह बैड होता है, ख़राब होता है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक में होता है यह गुड होता है, अच्छा होता है। तो इसलिए लोड पावर फैक्टर लीडिंग होना चाहिए ऋणात्मक होने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। तो उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए दोस्तों जो 3 फेज अल्टरनेटर को स्टार कनेक्शन में जोड़ा जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में जो VL होता है √3 VPH होता है, इसमें IL जो है IPH के बराबर होता है, ठीक है, स्टार में। तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब स्टार में जुड़ जाता है तो उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो एक बार लाइक करिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम रेगुलर एक वीडियो जो आपका डेली डालते ही रहते हैं, टेक्निकल का हो या फिर करंट अफेयर का हो, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।